हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की यह बीपीएससी प्रीवियस ईयर श्रृंखला की तीसरी क्लास है, जिसमें जीएस के क्वेश्चंस कवर कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखेंगे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा। प्रद्योत राजा था। प्रद्योत राजा कहाँ का था? तो यह अवंती का राजा था प्रद्योत। अगला पॉइंट हो जाएगा, अंग जनपद की राजधानी थी। तो अंग जनपद की राजधानी चंपा थी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजात शत्रु के वंश का नाम था हर्यंक वंश। देख सकते हैं आप लोग, ये सभी क्वेश्चंस पीपीएससी ने पूछे हैं, कभी ना कभी देख सकते हैं। ठीक है, सभी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए रामबाण है। देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, नंद वंश के पश्चात मगध का किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य वंश ने शासन किया। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक था। तो जीवक, जीवक जो है मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था। तो यह घनानंद था। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका, मौर्यों के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में सहायता करते थे। तो कौन कौन सहायता करता था? तो व्यापारी, बौद्ध साधु और प्रशासक। ठीक है, तो ये भौतिक संस्कृति के प्रसार में सहायता करते थे। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चंस जो बीपीएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए देखेंगे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। तो जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह विशाख दत्त है। ठीक है, विशाख दत्त के ग्रंथ में। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? तो विलियम जोन्स ने। ठीक है, सेंड्रोकोट्स ने सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स ने की। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कौटिल्य की पुस्तक, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो देखेंगे पहला पॉइंट है आर्थिक संबंध, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास। नंबर 2 हो जाएगा विदेश नीति और नंबर 4 हो जाएगा धन संचय। तो उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन सही है। ठीक है, एक से अधिक ऑप्शन सही है। देख सकते हैं, तो इसमें क्या है कि आपका ऑप्शन बी शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास हो गया, और सी विदेश नीति, ये दो ऑप्शन आपके सही माने गए हैं। ठीक है, सही है, इसीलिए उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन इसमें चुना गया होगा। देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। अगला पॉइंट हो जाएगा, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। यह लकड़ी का बना था। अगला पॉइंट हो जाएगा, मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। यह चंद्रगुप्त था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था।
कौन सा अभिलेख है? रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। अगला पॉइंट हो जाएगा, वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। यह श्रीलंका, जो कि अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो यह पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, तो उसमें प्राकृत भाषा प्रयुक्त की गई है। अगला पॉइंट हो जाएगा, यह महाजनपद अब भारत का हिस्सा नहीं है। ये गांधार, गांधार अब भारत का हिस्सा नहीं है। अगला पॉइंट देखेंगे, अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य पर विश्वास किया। तो रोमिला थापर ने इस तथ्य पर विश्वास किया। तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा आपका। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। यह क्लास डेली 9 AM यानी सुबह 9 बजे अपलोड की जाती है। तो आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको इम्पोर्टेंट PDF और क्लास की नोटिफिकेशन सब वहाँ पे मिल सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें, इससे हमको नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, महावंश के अनुसार बिंबिसार इस आयु में सिंहासन पर बैठा था। तो बिंबिसार जो है 15 वर्ष की आयु में शासन पर बैठा था। अगला पॉइंट है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, प्राचीन भारत की लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो प्राचीन भारत की लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, तो खरोष्ठी लिपि में। ठीक है, खरोष्ठी लिपि में दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। अगला पॉइंट है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो प्रियदर्शी के नाम से। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, अशोक के समय हुई बौद्ध संगीति थी। तो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी अशोक के समय में। नेक्स्ट पॉइंट होगा, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो भाब्रू स्तंभ। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? अशोक के 13वें बृहत शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, अशोक के धम्म का मूल संदेश है शांति एवं अहिंसा, धार्मिक सहनशीलता। अशोक के धम्म का मूल संदेश है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, मेगस्थनीज दूत था। तो यह सेल्यूकस का दूत था। अगला पॉइंट हो जाएगा, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? यह 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। यह इंडिका है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम है। तो मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। अगला पॉइंट हो जाएगा,
इंडिका का लेखक कौन था? तो इंडिका का लेखक मेगास्थनीज था। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा आपका, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो यह तक्षशिला था। अंतिम मौर्य सम्राट था तो बृहदत्त। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो यह बृहदत्त था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल है नेक्स्ट पॉइंट। मौर्योत्तर काल से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे जो बीपीएससी ने पूछे हैं। देखेंगे किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं। तो यह है जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? यह रुद्र दामन ने की थी। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा, पुष्यमित्र, शुंग, मिनांडर, विम, कडफिसेस और गौतमी पुत्र सतकर्णी में से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो विम कडफिसेस ने किया था स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन व्यापक पैमाने पर। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? तो कण्व वंश ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, कला की गांधार शैली फली फूली। तो यह कुषाणों के समय में फली फूली थी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है तो हाथी गुम्फा लेख के साथ में जुड़ा है। तो राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, यह हाथी गुम्फा लेख के साथ जुड़ा है। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका, दशरथ, बृहदत्त, खारवेल और हुइस्क राजाओं में से जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। किसका था? खारवेलों का झुकाव ज्यादा था। नेक्स्ट पॉइंट है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था तो महामेघवाहन वंश से या चेदी वंश से था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, टेसियस, प्लिनी, टालमी और स्ट्रैबो में से पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी लिखी किसने लिखी थी? उपयुक्त में से किसी ने भी नहीं। ठीक है, कोई भी सही नहीं है। तो नेक्स्ट देखेंगे, नोट में दिया गया है, क्या नोट में दिया गया है देख सकते हैं, पेरिप्लस मारिस एरिथ्राई या वॉयज अराउंड एरिथ्रियन सी एक अनाम ग्रीक बोलने वाले व्यापारी द्वारा प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई। इसे विलफ्रेड एच स्कॉफ द्वारा पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के रूप में अनुवादित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल। गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग के बारे में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। पॉइंट हो जाएगा आपका, प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। पॉइंट हो जाएगा आपका, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बुद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था। तो समुद्रगुप्त के पास भेजा था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला हो जाएगा, भारत का नेपोलियन। तो यह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका, गुप्त सम्राट जिसने
हूणों को पराजित किया? तो स्कंद गुप्त ने हूणों को पराजित किया था। अगला पॉइंट है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो देखेंगे कौन कौन से बंदरगाह हैं। कल्याण, ताम्रलिप्ति, भड़ौच, कॉम्बे। तो इनमें से कोई भी बंदरगाह यूज नहीं किया जाता था। नोट में देखेंगे क्या लिखा है, इस काल का प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति था, परंतु अन्य बंदरगाहों जैसे भड़ौच, कल्याण, कॉम्बे आदि से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, सौमिल्य, शूद्रक, सौमिल्य, शूद्रक, सैनक, शौनक और सुश्रुत में से गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो ये इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, क्या चीज़ है, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त और बारहमिहिर में से पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। तो यह व्याख्या आर्यभट्ट ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नगरों का क्रमिक पतन इस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल में नगरों का क्रमिक पतन हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार की रेगुलर क्लासेस पाने के लिए, अच्छी क्लासेस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।